Hello learners, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा for further notifications and updates. So friends, today's video going to be really important क्योंकि आज हम यूनिट 9 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये जो हमारा पोर्शन है इस वीडियो के अंदर हम जितना भी यह सेशन होगा उसमें हम यूनिट 9 के ए पार्ट को हम देखेंगे कि जिसके अंदर बेसिक टर्म्स जैसे कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, मेनली जो हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ पॉज स्कोप क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सब क्या है, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट क्या है, पर्ट क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये सब कुछ क्या है. तो इन सबको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. आने वाली जो फर्दर वीडियो होगी उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे मॉडल्स पढ़ेंगे. जैसे कि अभी तक हमने हर्शी ब्लैंचार्ड्स का मॉडल पढ़ा, फेडलर कंटीजेंसी का पढ़ा, तो उस वीडियो के अंदर हम पोकायोकी वगैरह ये सब कुछ हम डिटेल पे डिस्कस कर लेंगे ताकि हम इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम प्रैक्टिस कर पाए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे. ठीक है फ्रेंड्स, सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो मेनली हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या और हम इसे एजुकेशनल मैनेजमेंट के टर्म्स में क्यों पढ़ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनेजमेंट होता है एक तरह का एक ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग होता है. ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग यानी कि जैसे कैसे हम अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से मैनेज कर पाए ताकि उसके प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो, किस चीज़ को कैसे करना है, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ टू बी डन. तो इन सब क्वेश्चंस को यहाँ पे केटर करते हुए हम यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं. मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे प्लानिंग नहीं आती, इसके साथ साथ आपके और भी स्टेप्स आते हैं कि आप कैसे उसे ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कैसे एक स्ट्रेटेजी लेकर आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतरीन फंक्शनिंग हो, उन सबको आप केटर करते हो. एजुकेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन के सेक्टर की एजुकेशन का स्पेसिफिक मैनेजमेंट कैसे हो, एजुकेशनल फील्ड का जो सेक्टर है उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसलिए हम स्पेसिफिकली एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं. अगर हम हेनरी फॉयल के में देखें तो हेनरी फॉयल ने कहा था कि यहाँ पे मैनेज करना जिसमें हम फॉरकास्ट कर पाए, अपने प्लान को फॉरकास्ट कर पाए, प्लान कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए, कमांड कर पाए और इसके साथ साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट कर पाए और कंट्रोल कर पाए. तो ये सारा का सारा हमारा एक एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है. कैसे किया जाए, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट्स टू बी डन, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे केटर होते हैं. मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर ना सिर्फ आपकी प्लानिंग आती है, इसके अंदर आपके सारे के सारे प्रोसेस आ जाते हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं जिसके लिए आप स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर काम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाओ, डायरेक्ट कर पाओ, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर पाओ अपने एम्प्लॉयज़ को, कैसे आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे ताकि एक पर्टिकुलर आउटकम आपको मिले. तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है हमारा ये इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है, किस तरह से हम यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे यूटिलाइज़ करें, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, मटेरियल को और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें इफ़ेक्टिवली ताकि हम अपनी इफ़ेक्टिवली तरीके से अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाए. तो ये सब कुछ हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स है हमारे मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ एज एन आर्ट या साइंस कंसीडर नहीं किया जाता, इसको हम एज एन एक प्रॉपर डिसिप्लिन की तरह भी यहाँ पे यूज़ करते हैं. मैनेजमेंट को हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं. तो ये सारे के सारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है. बात करते हैं मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों कहते हैं. मैनेजमेंट को हम आर्ट इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है, इस एक तरह का हमारा जिसके एक तरह का टास्क होता है जिसको हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं ताकि हम सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को ईजी तरीके से कैरी कर पाए और उसको टास्क को परफॉर्म कर पाए. आर्ट के बारे में कह रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्योंकि आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है किसी भी फंक्शन को करने के लिए. अब एग्जाम्पल, अब यहाँ पे
एक आपकी एजुकेशन फील्ड है उसे एक कैंपेन चलाना है, एक अवेयरनेस फैलानी है कि कैसे हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील कर पाए। आप एग्जांपल कह सकते हैं कोरोना है, पैंडेमिक सिचुएशन है, इसको हम कैसे किस तरह से मैनेज कर पाए। तो इन सब के लिए एक हमें क्रिएटिविटी चाहिए, उसी तरह से हम कैसे मैनेज कर पाए, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है उसको हम किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, एक कैसे इफेक्टिव तरीके से डिसीजन लिए पाए। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ एज एन आर्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वेन एवर एंड वेयर द पर्सन इज मैनेजिंग, द पर्सन इज नीड टू हैव एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंट यू कैन से उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो कि वो पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे कर पाए। अब यहाँ पे आर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ साथ कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। एक हेल्दी अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो हम इजी तरीके से अपने प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ आपको अथॉरिटी के पास सारे पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज एन लीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर की, वो सारी की सारी जो अथॉरिटी है वो दूसरों के अंदर बांटे, टास्क वो दूसरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे। हर एक पर्सन को अथॉरिटी हो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की, ताकि वो इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट्स और आउटकम हमें प्रोवाइड कर पाए। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, शेयर ड्यूटीज़ हो। कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है अगर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो कम्युनिकेशन में एक हमारा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब भी हम यहाँ पे आर्ट की बात करते हैं, क्योंकि हर किसी को ये प्रॉपर वैल्यू नहीं हो पाती कि कैसे हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे टास्क को परफॉर्म कर पाए अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बारी आ गई है हमारी कि मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को हम यहाँ पे एज एन साइंस कंसिडर भी करते हैं। एज एन साइंस क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे कंसर्न करता है जिसके अंदर हम इस्टेब्लिश करते हैं फिलॉसफी को, रूल्स को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को, ताकि हम यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से अपने आउटकम को अचीव कर पाए। अगर मैनेजमेंट के अंदर लॉज नहीं होंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, तो यहाँ पे काफ़ी जो सिचुएशन होगी वो वर्स्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट करने के लिए एक सेट पैटर्न्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए हम अपने आउटकम को यहाँ पे अचीव कर पाए इफेक्टिवली, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बारी आती है मैनेजमेंट को हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का यहाँ पे हम फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने मिशंस को और अपने गोल्स को, टारगेट्स को, फंक्शंस को, टास्क को परफॉर्म कर पाए, अचीव कर पाए। अब एग्जांपल है कि आपके सामने सोशल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे रेफर कर सकते हैं एजुकेशन को, हेल्थ सर्विस को, पब्लिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट को, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा मैनेजमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अगर एज एन पर्सन मैनेजमेंट देखा जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। अगर यहाँ पे टीचर है वो स्कूल मैनेजमेंट कर रही है, तो यहाँ पे उस स्कूल को मैनेजमेंट करने के लिए भी एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा कि किस तरह से हम यहाँ पे फंक्शनिंग करवा पाए। तो ये सब कुछ हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फील्ड में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन कहा जाए तो इन दिस सेंस कि मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स और नॉलेज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और हमें यहाँ पे हर तरह के एक्सपीरियंस को कैसे लिया जाए, तो ये सब कुछ हमारा एक मैनेजमेंट के अंदर आता है विद प्रॉपर डिसिप्लिन। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होगी कि मैनेजमेंट को हम एज एन आर्ट कंसिडर कर रहे हैं, एज एन साइंस कंसिडर कर रहे हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। हेनरी फॉयल की जो डेफिनेशन थी कि कैसे हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, कैसे यहाँ पे पूरी तरह से कमांडिंग होती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्लान किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो ये सब कुछ जो एलिमेंट्स मिलकर एक पूरे के पूरे मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसको यहाँ पे चलाते हैं। अब
फ्रेंड्स बारी आती है नीड फॉर एजुकेशन मैनेजमेंट, कि हमें यहाँ पे नीड क्यों है, क्यों ज़रूरी है एजुकेशन मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं एक कंजीनियर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, कंजीनियर इन्वायरमेंट यानी कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, फेवरेबल इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जो हम चाहते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया है वही अगर हमें आउटकम हमें अचीव करना है, तो इन सब के लिए एक कंड्यूसिव और एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एजुकेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। किस तरह से हम साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलाएं, कैसे हम अपने एजुकेशन को स्मूथर बनाएं, तो इन सब के लिए हमें एजुकेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ये हमारी हेल्प करता है कि हम यहाँ पे जनरेट कर पाए सिचुएशन को विदाउट जनरेटिंग ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फॉर द यूज ऑफ स्केयर्स एंड डिवेल्डिंग रिसोर्सेज की यहाँ पे इफ़ेक्टिव तरीके से, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो कम रिसोर्सेज है, किस तरह से उसे इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरह से अपने मैनेजमेंट को चलाया जाए, तो इन सब के लिए हमें एजुकेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्रेजेंट्स नीड्स को कंसिडर करते हुए फ्यूचर की जो नीड्स है उसको भी सस्टेनेबली तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इन सब के लिए हमें एजुकेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। और फ्रेंड्स कुछ स्टेप्स है यहाँ पे एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर, कि यहाँ पे जो हम प्लानिंग क्यों करते हैं और प्लानिंग करी कैसे जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और इवेलुएटिंग। सो फ्रेंड्स इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बारी आती है हमारी प्लानिंग की। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप एक छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है? प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं, एक अपने प्रोग्राम जो आप कंडक्ट करवाना चाहते हैं उससे पहले कि आप ऑब्जेक्टिव सोचते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने हैं, क्या मुझे यहाँ पे आउटकम चाहिए, तो उनके लिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि मुझे सबसे पहले ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है। अब जैसे कि एक टीचर है, टीचर क्या करती है, वो अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम लेकर आती है, एक करिकुलम बनाती है। उस करिकुलम में वो क्या करती है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स है वो क्रिएट करती है। ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से ही वो देखती है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मुझे कैसे अचीव करना है, तो उससे रिलेटेड वो स्ट्रेटेजीज बनाती है। स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद उसे वो टूल बनाती है, जनरेट करती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करने के बाद देखती है कि क्या इफेक्ट आया। तो ये सारे के सारे जो प्रोसीजर है, सारे के सारे जो प्रोसेस है, ये सारा हमारा प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग फ्रेंड्स हमारा एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि आप डिटरमाइन करते हैं एक्शंस को। आप ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करा, आपने डिटरमाइन करे एक्शंस को जो आप अचीव करना चाहते हैं, और इसके अंदर भी आप सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और अब कैसे करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होगी, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सब कुछ हमारा प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो फ्रेंड्स ये ना कुछ स्टेप्स है आपके जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड आपको कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे देगा और आपसे ये स्टेप्स को रीअरेंज करने को बोलेगा। तो फ्रेंड्स रीअरेंज करने से पहले हम एक सारे के सारे स्टेप्स को समझते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल है कि मुझे यहाँ पे एक टूल क्रिएट करना है बच्चों के लिए, और मैं उनके यहाँ पे मैथमेटिक्स की अचीवमेंट को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं एक स्पेसिफिक टूल जनरेट करूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन करा कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करना चाहते हो, आपने वो ऑब्जेक्टिव्स लिखे। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो कि करंट स्टेटस क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है, कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो वो करंट सिचुएशन को रखते हुए बना रहे हो, करंट प्रॉब्लम को रखते हुए बना रहे हो। ठीक है, जब आप यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हो करंट सेक्शन, करंट स्टेटस क्या है, फिर आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो प्लानिंग प्रीमाइसेस को, और एनालाइज करते हो सिचुएशंस को फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स, और आप क्या करते हो, फ्यूचर ट्रेंड्स को यहाँ पे देखते हुए आप यहाँ पे फ्यूचर सिनेरियोज को देखते हुए आप जनरेट करते हो अपने प्लानिंग के प्रीमाइसेस को।
ठीक है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आपने जो करंट सेशन था, जो करंट स्टेटस था, उसको आपने डिटरमाइन किया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स। जब आपने देख लिया, फिर आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो प्लानिंग प्रीमाइसेस को। आप फ्यूचर जनरेशन्स के सिनेरियो को देखते हुए आप डिटरमाइन करते हो प्लानिंग को, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो अल्टरनेटिव को। आइडेंटिफाइड कैसे करते हो अल्टरनेटिव्स, मतलब जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है जो कि मेरे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए फ़ायदेमंद होता है, आप उसे चुनते हैं, अल्टरनेटिव को चुनते हैं। फिर बाद में जाके आप उस अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई करा आपने अल्टरनेटिव, फिर उसे चूज़ किया, जो आप सेलेक्ट करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को, जो आपको करना है। फिर आप फॉर्मुलेट करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं प्लान्स को, फिर अरेंज करते हैं ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को, और लास्ट में जाके आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे स्टेप्स थे जो कि प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के बाद आप यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं करंट स्टेटस को, फिर आप प्लानिंग करते हैं, आप डिटरमाइन करते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस को। आप प्लानिंग प्रीमाइसेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, फ्यूचर की नीड्स को कैटर करते हुए आप देखेंगे। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव को, फिर अल्टरनेटिव को चूज करेंगे जो आपके बेस्ट होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मेल खाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसे फॉर्मुलेट करेंगे, सपोर्ट प्लान बनाएंगे। आप क्या क्या उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल्स कहाँ से अरेंज होंगे, तो आप वो करते हैं। फिर लास्ट में जाके आप क्या करते हैं, उसे आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब हमारा आता है प्लानिंग के अंदर कि हम कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हमारा काम आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग, कि जब आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अल्टरनेटिव्स चूज कर लिया, इसे इम्प्लीमेंट कर लिया, बाद में जाके आता है ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अब आपने प्लान तो बना लिया, अब उसके आप फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइज कैसे कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कंबाइनिंग वर्क होता है इसके अंदर, कि जिसके अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ग्रुप में भी सॉल्व कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं ड्यूटीज़ को जो उन्हें परफॉर्म करनी होती है, और वो क्या करते हैं, बेस्ट चैनल और एफिशिएंट और सिस्टमेटिक और पॉजिटिव कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है, आप कंबाइंड वर्क कर रहे हैं, ग्रुप में काम हो रहा है, इंडिविजुअली भी टास्क हो रहा है, ताकि हर एक पर्सन जो ग्रुप में है और जो इंडिविजुअली काम कर रहा है वो एफिशिएंट तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे एक पर्टिकुलर आउटकम को प्रोवाइड कराया जाए। तो इस तरीके से वो काम करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात आ रही है तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, कि एक पर्टिकुलर पर्सन किस काम को करने के योग्य है, उसको वही काम दिया जाता है, जो जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड होता है तो उसे वही दिया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन ऑफ अथॉरिटी होती है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। हर एक पर्सन को एक्टिविटीज़ का हर एक पार्ट यहाँ पे असाइन किया जाता है डिफरेंट पीपल को, और उन्हीं को दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन कराया जाता है टुवर्ड्स गोल, यहाँ पे हार्मोनाइज करवाया जाता है इंडिविजुअल को गोल्स को ऑफ एम्प्लॉयज़ का विद ओवरऑल गोल्स, यानी कि हार्मोनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक पर्सन जो यहाँ पे जिसने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के ऑब्जेक्टिव्स है, उससे वो हार्मोनाइज हो जाए, उसके वो ओरिएंट हो जाए, सब कुछ जो गोल है अपने ध्यान में रखते हुए काम करे कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क अपना परफॉर्म करना है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करे, वो काम करे अपना, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपोजिशन होता है इंडिविजुअल का और ग्रुप का। कंपोजिशन होता है यानी कि इंडिविजुअल भी टास्क करवाया जाता है डिपार्टमेंट में, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी होता है, आपस में जो ग्रुप मेंबर्स है वो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड फंक्शंस होता है, हर किसी पर्सन को यहाँ पे टास्क यहाँ पे डिवाइड होता है और उसी टास्क को वो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टास्क को, और आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये लगातार चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक टास्क आपने परफॉर्म कर लिया और आपने छोड़ दिया, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ काम करता है, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है,
मतलब हाई लेवल ऑफ हायरार्की वो डिटरमाइन करती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे होता है, डिटरमाइन करता है, फॉर्मल रिलेशनशिप यहाँ पे होता है कि किस तरह से हमें अथॉरिटी को डेलीगेट करना है। जैसे कि लीडर हो गया, वो अथॉरिटी हो गया। लीडर क्या करता है, अपने जो फेलो मेंबर्स होते हैं उनको टास्क वो डिवाइड करता है, उनसे काम निकलवाता है, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से, ताकि आउटकम्स यहाँ पे अचीव हो पाए। तो ये सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि एक यहाँ पे स्पेशल तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या करें, एक कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पे मजबूत बनाया जाए। तो इन सबको यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग, कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं अपने यहाँ पे किसी भी टास्क को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बारी आती है डायरेक्टिंग की। ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है एजुकेशन मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग एक तरह का आर्ट है और प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पीपल को सो दैट दे कैन विलिंगली स्ट्राइव फॉर अचीव ग्रुप गोल्स। यहाँ पे डायरेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि कैसे कैसे आपको एक साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए, साथ में कोऑपरेट करते हुए कोई पर्टिकुलर टास्क को निभाना है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और आप उस पर्टिकुलर टास्क के लिए कितना अकाउंटेबल होगे। तो ये सारा का सारा डायरेक्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। बारी आती है नेक्स्ट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है जिसके अंदर आप मेजर कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस को। अब एग्जांपल, आपको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर कंट्रोल है। आप ये देख रहे हो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कि जो मैंने आउटकम्स यहाँ पे सोचे हैं अचीव करने के लिए, तो क्या मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ कि नहीं, या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो ये इन सबको यहाँ पे कंट्रोलिंग के अंदर देखा जाता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके अंदर मेजर्स और रिपोर्ट्स होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस की, जिसको आप कंपेयर करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स की, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रिवेंशन एक्शंस भी लेते हैं। जो यहाँ पे आप देखते हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, फिर से नए तरीके से काम किया जाता है। अगर कोई मिस्टेक होती है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो ये सब कुछ कंट्रोलिंग के अंदर आ जाता है। कंट्रोलिंग हमारा स्पेशली एक ऐसा कंसर्न एरिया है ऑफ इंस्टीट्यूशनल बजट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर काम हो रहा है, कितनी उस पर इनकम लग रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पे साइड बाय साइड कंट्रोल किया जाता है। मेंटेनेंस होता है, अपग्रेडेशन होता है, यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है कंट्रोलिंग में। तो ये सब कुछ हमारा कंट्रोलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। लास्ट बारी आती है हमारी इवेलुएटिंग की। व्हाट इज इवेलुएटिंग? इवेलुएटिंग होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आप मेजर कर रहे हो और असेस कर रहे हो अपनी अचीवमेंट की, कि आपने कितना अचीव करा। जब आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर टास्क को आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे इवेलुएट करते हैं, इसकी एक गेन इंसाइट यहाँ पर देखते हैं कि कितना मुझे यहाँ पे फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या मैंने जो आउटकम सोचे थे वो मुझे आउटकम मिले हैं एग्जैक्टली कि नहीं मिले हैं। यहाँ पे उस से रिलेटेड आप क्या करते हो, यहाँ पे इंसाइट जनरेट करते हो, ठीक है। तो ये इंसाइट जनरेट करते हो, और कभी कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है अपने करंट टास्क में, तो आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड फ्यूचर में वो गलती ना हो तो आप उसको सुधारते हो। तो ये सब कुछ इवेलुएशन के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इवेलुएशन क्या है, एक फोकस होता है प्रोसेस में कि हाउ इज़ द प्लान बीइंग कैरीड आउट, कि कैसे प्लान कैरी हुआ था, क्या हमें आउटकम मिला, क्या अचीवमेंट हुई, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये सब कुछ हम इवेलुएटिंग अपने प्रोसेस के अंदर देखते हैं, जो कि हमारा एक लास्ट स्टेप होता है इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी तक हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है बाय द हेनरी फॉयल, कि उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे हमने प्लानिंग के प्रोसेस पढ़े कि प्लानिंग कैसे चलती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बारी आती है हमारी प्रिंसिपल समझने की। ये फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हेनरी फॉयल ने दिए थे।
ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। 14 प्रिंसिपल्स है जो हेनरी फॉयल ने दिए हैं एजुकेशन मैनेजमेंट में। सो फर्स्ट है हमारा आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जिसके अंदर यहाँ पे टास्क का डिवीजन हो रहा है, वर्क का डिवीजन हो रहा है। हर एक पर्सन को अपनी योग्यता के स्वरूप उनको काम दिया जाता है। ठीक है, डिवीजन की जाती है वर्क की। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड होता है, कमांड दिया जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंटरेस्ट होता है, रेम्यूनरेशन होता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन है, स्केलर चेन है होता है, यहाँ पे ऑर्डर होता है। और ऑर्डर यानी कि किस तरह से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस वाइज चला रहे हो कि अभी ये टास्क हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी ये इस पर्टिकुलर टास्क करने की। आप ऑर्डर को मेंटेन करते हो, तो ये सब कुछ हमारा इसके अंदर इन्वॉल्व है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इन्वॉल्व होता है। टेन्योर यानी कि कितने समय हमें लगेगा, क्या टेन्योर होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की। इनिशिएटिव लिया जाता है। इनिशिएटिव के साथ साथ यहाँ पे एस्पिरिट डी क्रॉप होता है। एस्पिरिट डी क्रॉप यानी कि स्पिरिट क्या है उस टास्क को करने की। तो ये फ्रेंड्स 14 प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फॉयल ने दिए थे। और ये फ्रेंड्स सारे के सारे प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। ये तो सारे के सारे आती है 5 के पास, लेकिन ये हेनरी फॉयल की पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स है। तो आप इसको रेफर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बारी आती है, हम देखते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सो फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपको यहाँ पे साउंड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये एक तरह की हमारी अथॉरिटी है जो कि पूरे के पूरे यहाँ पे मैनेजमेंट को यहाँ पे देखती है। ठीक है, ये एक अथॉरिटी होती है कि किस तरह से हम यहाँ पे टास्क कर रहे हैं, तो उन सबको यहाँ पे गहराई से देखा जाता है। एजुकेशन मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज एक्टिविटी होती है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक स्पेशलाइज एक्टिविटी होती है जो कि पूरे के पूरे एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम को चलाती है, जिसके अंदर यहाँ पे ह्यूमन्स और मटेरियल रिसोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव गोल यहाँ पे अचीव किया जाए, तो ये सब कुछ इंश्योर करता है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारा यहाँ पे ऑपरेट करता है एक डायनेमिक इन्वायरमेंट को यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऑपरेट करता है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ये काफ़ी ज़्यादा होता है किसी आर्ट से या साइंस से, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है कि लॉज और प्रिंसिपल्स को मानते हुए हम यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर हमें लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए ये भी इन्वॉल्व होता है, तो जो कि कई ज़्यादा बढ़कर होता है किसी पर्टिकुलर आर्ट से या फिर किसी पर्टिकुलर साइंस से। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताइए, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे अपने जो स्टेक होल्डर्स यानी कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी की जो नीड्स है उसको फुलफिल करें और यहाँ पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये सब कुछ एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्व होता है जो कि कई ज़्यादा बढ़कर होता है किसी साइंस से या किसी आर्ट प्रोसेस से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। ये आपको प्रोवाइड करता है प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पे इंश्योर करता है एडिक्वेट यूटिलाइजेशन, इंश्योर करता है प्रोफेशनल एथिक्स को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। ठीक है, अमंग टीचर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर एक्वेंटिंग द स्टूडेंट्स विद आर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक लिविंग, और यहाँ पे क्या करता है उन्हें एक्सीलेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मोबिलाइज करता है कम्युनिटी के। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब फ्रेंड्स बारी आती है यहाँ पे ये समझने की कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग। हालांकि आपको ऊपर से सेम दिखेगी कि मैनेजमेंट भी वही है, प्लानिंग भी वही मैनेजमेंट जैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, लेकिन फ्रेंड्स इन तीनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले बात आती है मैनेजमेंट क्या है। सो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट हमारा एक फंक्शनल एक्टिविटी है जो कि यहाँ पे बिजनेस को कैसे चलाया जाए ये हमारी हेल्प करता है। बिजनेस को कैसे या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाए, कैसे रन किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट का यूज़ होता है। हालांकि प्लानिंग देखें तो प्लानिंग हमारा टास्क बेस्ड होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए, किस तरह से हम हाउ, व्हेन, वेयर, इन सब क्वेश्चंस को कैटर करते हुए किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाए, तो ये हम अपने किस में देखते हैं, प्लानिंग में देखते हैं। दो सेल्स मैनेजमेंट जिसके अंदर एक्टिविटीज़ पे फोकस्ड होता है, वो उसको कैसे ऑब्टेन किया जाए फॉर फ्यूचर बिजनेस, तो ये प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे दोनों चीज़ आ जाएगा, मैनेजमेंट और प्लानिंग भी। मतलब दो ऐसा एक्टिविटी दैट आर रियली डीलिंग विद द पास्ट सेल्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखते हैं हम, जो कि पास्ट में हो चुका होता है उसको हम देख रहे हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ब्रॉडर टर्म होती है जिसके अंदर मैनेजमेंट और प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर। अब फ्रेंड्स बारी आती है हमारी यहाँ पर फंक्शंस देखने की। फंक्शंस क्या है एजुकेशन मैनेजमेंट के, कि कैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और इवैल्यूएटिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे। अब फ्रेंड्स बारी आती है डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस क्या है बिटवीन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड्स पहला यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये नेचर है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, डिटर्मिनेटिव होता है और थिंकिंग फंक्शन होता है। ठीक है, डिटर्मिनेटिव होता है और यहाँ पे थिंकिंग हमारा यहाँ पे फंक्शन होता है। ठीक है, थिंकिंग फंक्शन होता है हमारा। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जाए तो डिटर्मिनेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, एक तरह की यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए। मैनेजमेंट पे क्या है, मैनेजमेंट पे होता है उसको फंक्शनिंग में लेकर आना, उसे एग्जीक्यूट करना। एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन बना लिया कि ये मुझे पर्टिकुलर टास्क करना है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर कैसे उस टास्क को रन किया जाए, कैसे फंक्शनिंग की जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, तो ये इन्वॉल्व होता है। टाइप ऑफ वर्क में देखा जाए तो इसके अंदर डिसीजन होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसीज़ का, लेकिन मैनेजमेंट में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेवल ऑफ अथॉरिटी देखी जाए तो ये टॉप लेवल की अथॉरिटी होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मैनेजमेंट होता है ये मिडल और लोअर लेवल की होती है। यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन होता है आउटसाइड द सोर्सेज, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होता है पॉलिसीज ऑफ कंसर्न। मैनेजमेंट आपका विद इन चलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियंस भी लिए जाते हैं, आउटसाइड रिसोर्सेज भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कोई डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स किया जाए तो कोई डायरेक्टली यहाँ पे कंसर्न नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट में सारे के सारे एक्टिवली कंसर्न होते हैं। हर एक पर्सन की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक पर्सन यहाँ पे अकाउंटेबल होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। स्किल्स रिक्वायर्ड क्या होती है, यहाँ पे कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे यूज होता है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, डेजिग्नेशन कौन कौन होता है, यहाँ पे आपकी अथॉरिटी होती है जैसे कि कमिश्नर्स, ऑफिसर्स, लेकिन मैनेजमेंट पे यहाँ पे मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने बेसिक टर्म्स आज पढ़ी है, प्लानिंग, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और इसके साथ साथ हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और हमने क्या किया है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस किया है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हमारी बारी आती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या है। सो फ्रेंड्स ये भी आपको देखने को मिलेगी टर्म्स इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। सो फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हमारा सिंपली यहाँ पे रेफर करता है यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर
कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर क्या फंक्शनिंग हो रही है। कोई भी सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, रिक्रिएशन, पब्लिक वर्क्स। तो ये सारे के सारे एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है और उस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसके सर्वाइवल के लिए, स्ट्रगल के लिए, एसिमिलेशन, सोशल वैल्यूज़ को कैसे इंकलकेट किया जाए, अंडरस्टैंडिंग कैसे कराई जाए, सेल्फ एग्जामिनेशन और सपोर्ट कैसे हो दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो ये सब कुछ एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में इंश्योर किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि फुलफिल करता है सारे के सारे रोल्स को, जो कि पर्सन के हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, रिक्रिएशन से रिलेटेड है और पब्लिक वर्क से रिलेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो हमने आज कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ बारी आती है पोस्ट कोप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पोस्ट कोप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया किसने था? अभी हमने एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि कैसे हम यहाँ पे फंक्शनिंग करवा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे प्लानिंग होती है, क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करा रहे हैं, वैल्यूएट क्या कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, पोस्ट कोप एक तरह का फॉर्मूला है जो हमें दिया था गुलिक ने और अर्विक ने, दोनों ने ही ये इस्टेब्लिश किया था। एक तरह का फॉर्मूला जो हमें बताता था कि एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करवा दे। ठीक है, एक तरह का फॉर्मूला है जो कि हमें किसने दिया है फ्रेंड्स? एक तरह का फॉर्मूला, ये एक तरह का फॉर्मूला है जो कि हमें दिया है गुलिक और अर्विक ने। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेज इन्वॉल्व होती है कि कैसे हम यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कौन कौन से यहाँ पे स्टेजेस इन्वॉल्व है? पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, फोर्थ हमारा है डायरेक्टिंग और फिफ्थ हमारा है कोऑर्डिनेटिंग, सिक्स्थ रिपोर्टिंग और फिफ्थ हमारा बजटिंग। प्लानिंग क्या है कि कैसे हम किसी काम को यहाँ पे कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे आउटकम्स यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को कैसे यहाँ पे किया जाए, कैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजीज को ऑर्गेनाइज किया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज लेकर आया जाए, रिसोर्सेज को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। स्टाफिंग में क्या आ जाएगा? स्टाफिंग में आप क्या कर रहे हो? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है। ठीक है, स्टाफ कर रहे हो आप, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए कितना वो अकाउंटेबल होगा उसकी स्टाफिंग के करीब आई जा रही है। ठीक है, आप रिक्रूट करो किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्ट क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? डायरेक्शन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। कोऑर्डिनेशन में होता है कि आप जब दूसरों के अंदर मतलब दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करवा पा रहे हो और कि एक अगर ग्रुप में काम हो रहा है तो आपस में एक तरह का कोऑर्डिनेशन बैठाया जा रहा है किस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आती है कि जब आपने टास्क को कर लिया, टास्क को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपडेट कर रहे हो सुपीरियर को कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है किसी पर्टिकुलर टास्क में। आप जैसे कि आप रिपोर्ट मेंटेन करके रखते हो कि आपने क्या क्या आउटकम्स अचीव हुए, कितना अच्छा मुझे अच्छा रिटर्न मिला कि नहीं। तो ये सब कुछ आप रिपोर्टिंग में देख रहे हो। बजटिंग में क्या है? बजटिंग में आप यहाँ पे अपनी एक्सपेंडिचर और इनकम देख रहे हो, कितना इनकम लगा है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, टास्क अचीव हुआ है कि नहीं। तो ये सब कुछ आप देखते हो। तो ये सारे के सारे गुलिक और अर्विक ने दिया है अपने एक तरह का फॉर्मूला है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए स्टेजेस उन्होंने प्रोवाइड किए। अब फ्रेंड्स बारी आती है यहाँ पे, इनको देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है। प्लानिंग दिखाई जाए तो प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग हमारी यहाँ पे रेफर करती है इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि एक तरह का ब्रॉड ड्राफ्ट है किसी वर्क का। ठीक है, और यहाँ पे किस तरह से उसे अकॉम्प्लिश करवाया जाए, तो किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो ये प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व करता है जो कि फॉर्मली डिफाइन करता है कि कैसे आप सिंक्रोनाइजिंग बैठा पाए टास्क के अंदर, क्लासीफाई कर पाए वेरियस सब डिविजन्स को,
सब प्रोसेस को, तो ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। स्टाफिंग क्या होता है फ्रेंड? स्टाफिंग हमारा इन्वॉल्व होता है कि हम कैसे सिलेक्ट करें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किस तरह से रिक्रूट करें एक करेक्ट एप्लीकेंट को किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो ये स्टाफिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग क्या है? जो कि हमें एंटेल कर रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, डिसीजन मेकिंग, हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अकॉम्प्लिश कैसे कराया जाए, तो ये सब कुछ इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? कोऑर्डिनेटिंग हमारा एक फंडामेंटली रेफर करता है जिसको हम स्कोर और यहाँ पे एक मैकेनिज्म करवाया जा रहा है कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करवाया जाए। ह्यूमन टू ह्यूमन अगर रिलेशनशिप यहाँ पे बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, तो आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन करवाया जाए उनका, ताकि इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन हो और आउटकम मिले, तो ये कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आ जाएगा। रिपोर्टिंग के अंदर क्या आता है? रिपोर्ट करना, कि आप रिपोर्ट कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली अपडेट कर रहे हो सुपीरियर को, आपके जो जैसे कि आप फॉलोअर है किसी लीडर को, आप यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो कि कैसे टास्क को परफॉर्म करवाया जा रहा है, क्या अभी तक आपको अचीव हुआ है, कितनी इंप्रूवमेंट है, तो ये सब कुछ रिपोर्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। बजटिंग के अंदर आता है जिसके अंदर सारे के सारे आप क्या कर रहे हो, हैपनिंग्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंट्रोलिंग, फिजिकल प्लानिंग। ऑडिटिंग क्या? ऑडिटिंग यानी कि कितना पैसा लगा है, कि आपको यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स आपको मनी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर काम की फंक्शनिंग के लिए, तो क्या वो वहाँ पे मनी सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है उस काम को करने के लिए, तो ये सब कुछ ऑडिटिंग इसके अंदर आ जाता है, बजटिंग के अंदर आ जाता है, ऑडिटिंग और फिजिकल प्लानिंग इसके अंदर आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पोस्ट को जो कि इन्वॉल्व होता है हमारा इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे ये स्टेप समझ आ गए होगी जो कि गुरलीक और अरबिक ने दिया था, प्लानिंग क्या है और ये सारे के सारे स्टेप्स क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, और फ्रेंड्स अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हमने सारा का सारा ये अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और जो फ्रेंड्स ये जो कि मेनली हमारे एग्जाम्स में आते हैं, आप क्या करना, 14 प्रिंसिपल्स तो लिख लेना। 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा ही एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ पॉज्ड कॉप भी आता है। ठीक है, पॉस्ट को भी आपका आता है, यहाँ पे आपसे पूरे तरीके से एक रीअरेंज करने को कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बारी आती है हमारी क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक को पढ़ने की। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रही है कि नहीं, तो आप मुझे अपने फीडबैक में दे सकते हैं, अपनी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, आपकी क्वारीज यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप ये मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ पे कैंप और पर्ट को। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक को। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बारी आती है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये होता क्या है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी टास्क को करने के लिए आप क्या करते हो, एक क्रिटिकल पाथ यहाँ मेंटेन करते हो। यहाँ पे सबसे पहले जो क्रिटिकल पाथ मेथड था ना, ये एक तरह का स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, जो एक तरह की टेक्निक थी कि किस तरह से हम यहाँ पे प्लानिंग करें, किस तरह से प्रोसेसिंग हो, प्लानिंग हो, और यहाँ पे हम डिफाइन कर पाए अपने क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क को। तो ये सबसे पहले जो यूज़ हुआ था ना, वो मिसाइल डिफेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ था। और सबसे पहले ये डेवलप किसने किया था? ये 1950 में डेवलप किया था बाय द ड्यूपॉन्ट। ड्यूपॉन्ट ने ये सबसे पहले क्रिटिकल पाथ मेथड है, ये आप डेवलप किया था, और सबसे पहले यूज हुआ था मिसाइल डिफेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा एक तरह ये हेल्प करता है असिस्ट करने में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल कर पाए, हर एक एक्टिविटी को किस तरह से वो स्केड्यूल कर पाए, इसलिए ये मैनेजर की हेल्प करता है क्रिटिकल पाथ मेथड, कि यहाँ पे एक्टिविटी को कब स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या एक्टिविटीज से अचीव करवाया जाए, तो ये सब कुछ एक मैनेजर की हेल्प करता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये अज्यूम करता है ड्यूरेशन को। ठीक है, यहाँ पे सर्टेनिटी को बैठाता है, सर्टेनिटी कैसे हम यहाँ पे करवाए जाए,
किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, क्या उस एक्टिविटी हो, क्या उसका ड्यूरेशन हो, तो इन सब के लिए हमें क्रिटिकल पाथ मेथड की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले किसने डेवलप किया था? 1950 ड्यूपॉन्ट ने ये डेवलप किया था, जो कि क्या थे, सबसे पहले यूज हुआ था मिसाइल डिफेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड में, तो यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इन्वॉल्व होता है कि आप क्या करते हो, मतलब एज एन मैनेजर आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कोई भी रिक्वायर्ड टास्क को, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उनको ऑर्डर वाइज और सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। अब एग्जांपल है, एक मैनेजर है, मैनेजर को एक पर्टिकुलर टास्क यहाँ पे अचीव करना है। उस टास्क को कैसे अचीव कराया जाए, क्या क्या उसकी प्रायोरिटीज हो, किस तरह से वो सीक्वेंस वाइज चले, तो सबसे पहले ये स्टेप इन्वॉल्व होता है क्रिटिकल पाथ मेथड में, कि आप डिफाइन कर रहे हो किसी रिक्वायर्ड टास्क को और उसको क्या कर रहे हो, ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज उसे लिस्ट कर रहे हो। जब आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिस्ट कर लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट टास्क होता है कि आप उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट मेंटेन करते हैं। फ्लो चार्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, अब जैसे कि यहाँ पे टीचर है, टीचर को एक करिकुलम बनाना है, तो टीचर सबसे पहले क्या करेगी, उस करिकुलम बनाने का ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेगी। उसके बाद उसको कैसे क्रिएट कराया जाए, तो टीचर एक एक करके लिखेगी कि मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैं कैसे इसको यहाँ पे प्लान कर पाऊँ, मुझे हेल्प चाहिए एक्सपर्ट्स की, मुझे यहाँ पे जो हेल्प कर पाए कि कैसे मुझे करिकुलम को बनाना चाहिए बच्चों के लिए, एक्सपर्ट्स की मुझे हेल्प चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए बनाने के लिए। अब रिसोर्सेज के लिए टीचर को रिसर्च करनी पड़ेगी अपने डिफरेंट रिसोर्सेज से कि किस तरह से अच्छे तरीके से उसमें लिखा जाए, तो रिसर्च करेगी, यहाँ पे यूट्यूब से देखेगी या फिर वो ब्लॉग्स यहाँ पे रेफ़र करेगी, रिसर्च पेपर्स पढ़ेगी, तो ये रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो वो क्या करती है, वो फ्लो चार्ट बना रही है कि इसको अचीव करने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर टास्क यहाँ पे मुझे अचीव करने की ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड क्या कर रही है टीचर, फ्लो चार्ट बना रही है, डायग्राम्स के रूप में यहाँ पे वो देख रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एक तरह का फ्लो चार्ट यहाँ पे मेंटेन करिए, डायग्राम के थ्रू देख रही है, रिलेशन बैठा रही है, ठीक है। टास्क के अंदर हर एक टास्क दूसरे से कैसे रिलेट करता है। जब टीचर या मैनेजर अपना यहाँ पे रिक्वायर्ड टास्क को डिफाइन कर लेता है, सीक्वेंस वाइज लिस्ट कर लेता है, फ्लो चार्ट बना लेता है, करेक्शंस बैठा देता है, फिर बाद में बारी आती है यहाँ पे क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल रिलेशनशिप बैठाने की टास्क के अंदर, ठीक है। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल रिलेशनशिप बैठाने की यहाँ पे आ जाती है बारी टीचर की, ठीक है, कि वो किस तरह से यहाँ पे एक यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई जाए, किस तरह से आइडेंटिफाई कराया जाए। जब टीचर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रिटिकल को और नॉन क्रिटिकल रिलेशनशिप को, बाद में जाके वो डिटरमाइन करती है और किस तरह से एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूशन कराया जाए और टाइम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर अचीव कराया जाए, ठीक है। जब हो जाता है, बाद में जाके यहाँ पे टास्क एग्जीक्यूट हो जाता है, तो टीचर क्या करती है, लोकेट करती है और डिवाइस करती है बैकअप प्लान को, ठीक है। बैकअप प्लान को वो डिवाइस करती है और क्या करती है, यहाँ पे वो क्रिटिकल पाथ को यहाँ पे लोकेट करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह की स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक होती है जिसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होता है। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क यहाँ पे बैठाए जाते हैं टीचर के थ्रू, ठीक है। क्रिटिकल की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि क्रिटिकल की बात करें तो एक पर्टिकुलर समय में ये पर्टिकुलर टास्क अचीव करना ही होगा, तो यहाँ पे टास्क को कैटेगराइज किया जाता है कि मुझे सबसे पहले ये काम अचीव करना है, एक डेडलाइन में अचीव करना है। बाकी नॉन क्रिटिकल है, यानी कि बाद में भी कर पाए तो चल जाएगा, लेकिन क्रिटिकल पाथ क्या है कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क इस पर्टिकुलर टाइम में अचीव करना ही है, तो वो क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे टीचर किस तरह से अपने बैकअप को भी देखती है, अल्टरनेटिव को भी देखती है, ठीक है, यहाँ पे तो ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं सीएमपी की। सो फ्रेंड्स सीएमपी हमारा एक तरह अज्यूम करता है कि ये प्रिसाइज टाइम एस्टिमेट कर पाता है और यहाँ पे
अवेलेबल एक्टिविटी का। CMP क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटीज़ को कैसे शेड्यूल किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, एक्टिविटी ड्यूरेशंस क्या हो, सर्टिनिटी कैसे बढ़ाए, तो इन सब के लिए CMP यूज़ हो रहा है। CMP एक तरह का एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम होता है एक तरह की प्लानिंग के लिए, मैनेजिंग के लिए, एनालाइज करने के लिए टाइम प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम यहाँ पे सिस्टम को बिठाए, अपना काम करवाए, टास्क को अचीव करें, और यहाँ पे जो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आ रही है उसको यहाँ पे रिमूव करें। तो इन सब के लिए CMP का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे रीज़न क्या है, रीज़न होता है क्यों हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल टास्क को। मतलब अगर कोई एक्टिविटी यहाँ पे डिले हो रही है तो वो क्या करती है, उसको अगर यहाँ पे डिले हो पा रही है तो वो पूरे के पूरे प्रोसेस को सफ़र करना पड़ेगा। तो उस सफरिंग को, उस कॉन्सिक्वेंसेस को रिमूव कराने के लिए हमें क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पहले करना पड़ता है ताकि जो बाकी का प्रोसेस है वो डिले ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्रिटिकल पाथ को एनालिसिस कर रहे हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा पाए, इसलिए इसको क्रिटिकल पाथ मेथड कहा जाता है। क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा डिफाइन होता है एज एन टाइम, मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है फ्रॉम दिस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट में एक ना एक क्रिटिकल पाथ तो होता ही है। तो ये फ्रेंड्स कुछ अजम्पशंस थी हमारी जो कि क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसके स्टेप्स आपको याद करने हैं कि आप किस तरह से एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक की। सो फ्रेंड्स, ये क्या होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक? सो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक होता है हमारा, ये क्या है, ये भी एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है जो कि यूज होता है कि किस तरह से हम अपनी प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्केड्यूल करें, ऑर्गेनाइज करें, कोऑर्डिनेट बिठाए विद इन दी प्रोजेक्ट। और पार्ट हमारा जो इसकी जो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं फुल फॉर्म, वो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक। और ये सबसे पहले US नेवी ने यूज़ की थी इन दी 1950 ताकि यहाँ पे मैनेज कर पाए पोलरिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम को। वो किस लिए यूज़ हो रही थी कि CMP हमारा यूज़ हो रहा था मिसाइल डिफेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। मिसाइल डिफेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था 1950s में। सबसे पहले डेवलप किसने किया था? ड्यूपॉन्ट ने। लेकिन जो PERT है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है, ये US नेवी ने डेवलप किया था 1950 में ताकि हम मैनेज कर पाए पोलरिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम को। तो उसके लिए प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू जो टेक्निक है वो यूज़ हुई। PERT जो प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है हमारा, ये किस लिए हुआ है? ये तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, टूल है जो कि यूज होता है जिसको हम स्केड्यूल कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए, अपने टास्क को कोऑर्डिनेट करवा पाए। और ये बेसिकली हमारा एक तरह का मेथड है जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं अपने टास्क को कि अपना जो प्रोजेक्ट है वो सही समय पे समाप्त हो जाए, सही समय पे वो हो जाए, कंप्लीट कराया जाए। तो इन सब के लिए हम ये PERT का यूज़ कर रहे हैं। मिनिमम टाइम में हम कितना कम से कम समय में अपने पूरे के पूरे टास्क को अचीव कराया जाए, टोटल प्रोजेक्ट को यहाँ पे परफॉर्म कराया जाए। तो इनके लिए हमारा ये यूज़ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये एक तरह का स्केड्यूल करता है मेथड को कि हम ओरिजिनली यहाँ पे डिज़ाइन कराया जाए, प्रोग्राम को प्लान कराया जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लॉय होता है, नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए इंटरलेटेड एक्टिविटीज़ में, टाइम क्राइटेरिया कैसे डिफाइन किया जाए, क्या कॉस्ट लगेगी, तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर भी हमारा यही थोड़ी जो हमारे प्रोसीजर होता है वो पूरा का पूरा स्टेप्स यही इन्वॉल्व होते हैं। PERT में क्या करते हो? सबसे पहले आप स्पेसिफिक एक्टिविटी को डिफाइन करते हो, माइलस्टोन्स बनाते हो, प्रॉपर सीक्वेंस बनाते हो, आप इसके अंदर भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कराते हो। इसके अंदर आप एस्टिमेट करते हो टाइम को कि जो टाइम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करना है, कितना समय लग रहा है, उसको आप एस्टिमेट करते हो। फिर आप डिटरमाइन करते हो आपका जो क्रिटिकल पाथ क्या होगा। फिर बाद में आप अपडेट करते हो अपने PERT चार्ट को। यहाँ पे जो चार्ट को अपडेट करने का प्रोसीजर बाद में है, एकदम लास्ट में आता है, हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे जो आपका पर्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका पर्ट है वो क्या है, वो ना प्रॉब्लमिस्टिक होता है, प्रॉब्लमिस्टिक होता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जो सीएमपी होता है कैंप, ये एक डिटर्मिनिस्टिक होता है, फिक्स्ड समय पे किया जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। लेकिन प्रोग्राम में जो इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है आपका, ये प्रॉब्लमिस्टिक होता है, ठीक है। सीएमपी हमारा एस्टिमेट करता है एक्टिविटी ड्यूरेशन को, जो कि बेस्ड होता है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। लेकिन जो पर्ट हमारा, ये एस्टिमेट करता है अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करता है। और ये यहाँ पे हम कितना ड्यूरेशन लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कितना यहाँ पे ड्यूरेशन लग रहा है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कैंप हमारा है जो कंसंट्रेट करता है टाइम पे और कॉस्ट के ट्रेड ऑफ पर। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो हमारा कैंप होता है ना, यानी कि सीएमपी क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट होता है, ये क्या करता है कि डिटर्मिनिस्टिक होता है एक टाइम को एस्टिमेट करने के लिए। लेकिन जो पर्ट है, ये हम 3 टाइम करते हैं, पर्ट हमेशा हमारा 3 टाइम होता है। लेकिन जो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट है ना हमारा, ये कैंप, ये 1 टाइम होता है, 1 टाइम डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है, 1 टाइम ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे कैंप होता है, ये रिपीटेटिव होता है नेचर में, ठीक है, रिपीटेटिव नेचर के अंदर होता है। लेकिन जो हमारा ये जो पर्ट है, ठीक है, ये नॉन रिपीटेटिव होता है, ठीक है, नॉन रिपीटेटिव होता है, ठीक है, नॉन रिपीटेटिव होता है हमारा ये जो पर्ट होता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा कैंप है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कैंप हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी को कर रहे हो, उसका क्रिटिकल पाथ यहाँ पे बैठा रहे हो, ठीक है, क्रिटिकल पाथ उसका मेजर कर रहे हो कि कितना टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे इसको लग सकता है, ठीक है, यहाँ पे कितनी टाइम कितनी कॉस्ट लगेगी। तो इन सब के लिए आप क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड होता है। लेकिन जो पर्ट होता है ना फ्रेंड्स, ये हमारा इवेंट बेस्ड होता है, ठीक है, इवेंट बेस्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस था जो कि मैंने आपको कैंप में और पर्ट में बताया है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा, इनके बीच का क्या डिफरेंस है, कौन यहाँ पे कब कब यूज़ करते हैं, किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वारीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज का सेशन कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।